आज हमारी बेटा डेट है यहाँ पे 22 तारीख है। ठीक है, 22 मई 2026 शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ा था बेटा, ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ वायर। इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं हमारे पास, ठीक है, उनकी जो रेजिस्टेंस होती है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। ये अल्फा फैक्टर था जिसके कॉरस्पॉन्डिंग बढ़ती है। ये मैंने अल्फा यहाँ निकाल के दिखाया था आपको। अल्फा के यूनिट से मैंने आपको ये समझाया था कि अल्फा का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर 1 डिग्री राइज करते हैं हम टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ती है। जैसे अल्फा 0.2 है, तो अगर आप की रेजिस्टेंस 25 डिग्री सेल्सियस पे 50 ओहम है, तो 26 पे 50.02 ओहम हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमने पढ़ा था। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्वेश्चन ये है, द रेजिस्टेंस ऑफ प्लाटिनम वायर ऑफ प्लाटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। कोई प्लाटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है, मतलब रेजिस्टेंस जैसे जैसे वेरी करेगी वैसे वैसे टेम्परेचर का हमें पता लगता जाएगा। एट आइस पॉइंट इज 5 ओहम। आइस पॉइंट का मतलब होता है सी 0 डिग्री सेल्सियस। कि जो प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर है उसका 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रेजिस्टेंस है 5 ओहम। एंड स्टीम पॉइंट का मतलब होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे इसकी वैल्यू है 5.39 ओहम। व्हेन द थर्मामीटर इज इंसर्टेड इन हॉट बाथ, मतलब हॉट बाथ कोई होगा टेम्परेचर। हॉट बाथ वैसे क्या होता है मैं तुम्हें वैसे बता देता हूँ। मान ले एक कंटेनर है हमारे पास, उसको ना हमने किसी और कंटेनर में रख दिया, उसमें पानी है कंटेनर में, ठीक है, और फिर हम नीचे से हीट कर रहे हैं। मतलब डायरेक्ट हीट नहीं दे रहे, पहले हीट पानी के पास जाएगी फिर पानी इसको हीट करेगा। या ऑयल भी हो सकता है, ऑयल ले लो यहाँ पे, ऑयल फिर आगे हीट करे किसी चीज को, उसको बोलते हैं हम हॉट बाथ। ठीक है, व्हेन द थर्मामीटर इज इंसर्टेड इन अ हॉट बाथ, हमने ना थर्मामीटर को हॉट बाथ में डाला हुआ है, हमें पता नहीं है कि हॉट बाथ का टेम्परेचर क्या है, कितने डिग्री सेल्सियस पे है। द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लैटिनम वायर, उस टाइम पे जो वायर की रेजिस्टेंस है वो हमें दी हुई है। उस टाइम पे जो वायर की रेजिस्टेंस है वो हमारे पास है। ठीक है, वायर की रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द बाथ। टेम्परेचर बताओ क्या होगा। समझ आ गई? क्वेश्चन समझ आ गया? मतलब इन्होंने, ध्यान से समझ, इन्होंने 3 कंडीशंस दी हैं हमें। पहली कंडीशन इन्होंने दी है, पहली इक्वेशन बनेगी हमारी 0 डिग्री सेल्सियस के साथ, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू दी हुई है। फिर हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है, और हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू पे रेजिस्टेंस की वैल्यू दे के टेम्परेचर पूछा हुआ है वहां पे। ये क्वेश्चन है। और अल्फा नहीं दिया हुआ हमें। क्या नहीं दिया हुआ? अल्फा ऑफ उसका नहीं है, तो पहले हम अल्फा ही निकालेंगे। अब हमें दिया क्या हुआ है? हमें 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस दी हुई है, हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस दी हुई है। इन दोनों की हेल्प से पहले आप कहेंगे R 100, मतलब आप ये लिखेंगे R 100 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, और ये डेल्टा टी की वैल्यू क्या आएगी? 100 - 0, T2 - T1 ले लेंगे। तो हम यहाँ पे सीधा ये वाली इक्वेशन सीधी लगाएंगे, यहां से हमारे पास आ जाएगा R 100 इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा डेल्टा टी। R 100 माइनस R0 ओवर R0 इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा। आप सीधा भी ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे। अगर याद है आपको, R2 - R1 ओवर R1 इंटू डेल्टा टी, तो वहां से भी आप लगा के अल्फा निकाल सकते थे। ठीक है, हम अल्फा निकाल लेंगे। अल्फा निकाल, हम मतलब नॉर्मल बच्चे ये ऐसे करते हैं, पहले अल्फा निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। 5 क्या फिर कहेंगे? R t इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब आर टी की वैल्यू है 5.975, R0 की वैल्यू है 5, 1 प्लस अल्फा की वैल्यू आपने निकाल ली है, और T2 - T0 कर देंगे। T2 हमें निकालना। समझ आ गई बात? ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो जैसे इन्होंने कैसे किया है। इन्होंने पहले एक इक्वेशन बना ली, दो जो कंडीशंस पहले थी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बना ली।
आर टी माइनस, मतलब पहले इन्होंने कहा कि टी टी का आर टी की वैल्यू इन्होंने 5.795 बोल दी। पहले आर टी माइनस आर आर जीरो के साथ एक इक्वेशन बना ली, फिर आर हंड्रेड माइनस आर नॉट के साथ इक्वेशन बना ली एक। जो आर टी माइनस आर नॉट है ना, उसमें हमें टेम्परेचर पता नहीं है जीरो से कितने डिग्री सेल्सियस तक गया है, तो इन्होंने टी लिख लिया यहाँ, बट बेसिकली टी माइनस जीरो है ये वाला टेम्परेचर। ठीक है, समझ आ गई। नीचे वाला टेम्परेचर हंड्रेड माइनस जीरो है, तो हंड्रेड ही आ गया, हंड्रेड माइनस जीरो, तो इनकी रेशो लेके इन्होंने अल्फा की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा ही टी निकाल दिया। ये बेटा तो कर सकते हैं हम अगर हमने पहले क्वेश्चन किया हो, नहीं तो नॉर्मल बच्चा पहले क्या करेगा, पहले वो अल्फा निकाल लेगा, फिर वो दूसरी इक्वेशन में अल्फा पुट करेगा। ठीक है ना, समझ आ गई बात। ये वाली टेक्निक भी ठीक है, जो हमने पहले की थी वो भी कर सकते हो, आप दोनों कर सकते हो। ओके, तो सिया आज बेटा आपने क्वेश्चन जो कंप्लीट करने हैं लिख ले, नोट कर ले। 38, 39, 40, 41, 42, 43, बस 43 तक करना है। ठीक है, आगे कराने जा रहा हूं, फिर थोड़े और दूंगा, पर अभी इतने ही बहुत है। अच्छा, मैं ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के बारे में आपको बता चुका हूं। मैं आपको नेगेटिव रेजिस्टेंस कर्व के बारे में भी बता चुका हूं, याद है आपको? पीछे वीआई ग्राफ पढ़े थे जो ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर्स के बारे में थे, उसमें मैंने नेगेटिव रेजिस्टेंस कर्व भी आपको बताया था, ऊपर यहाँ पे ये करे हुए। ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका, तो मैं ये करवा नहीं रहा क्योंकि हमने पहले ही इसको कर लिया है। बुक में अगर आप पढ़ोगे तो ये टॉपिक हमने कर लिया है पहले। ओहम्स लॉ जब किया था तो उसके साथ ही मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी थी। ठीक है बेटा, ये यहाँ पे ये सारा कुछ कंप्लीट, ये वाला ये कर्व, ये वाले सारे, ये सारे नॉन ओहमिक हैं। ये नेगेटिव रेजिस्टेंस कर्व आया था यहाँ पे। ओके, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। ओके, आगे चलते हैं। एक ना जब चैप्टर डन हो जाएगा तो मेरे को याद कराना कि मैसेनर इफेक्ट करवाना है आपने। अभी नहीं करवा रहा, मैं लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, मैसेनर इफेक्ट करना है, सुपर कंडक्टिविटी नोट कर ले, लास्ट में बताऊंगा ये मैसेनर इफेक्ट क्या होता है। अच्छा, अब रेजिस्टेंसेस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल वैसे नहीं है सिलेबस में। ठीक है सिया, पर बेटा आपने करने हैं 60 क्वेश्चंस तक, सीरीज पैरेलल वाले सेम जो हमने कैपेसिटेंस वाले करे थे ना, वही करने हैं, ये सारे प्रैक्टिस के लिए करने हैं। नोट कर ले, 48, 49, 48 से शुरू करके 65 तक कंप्लीट करने हैं सारे। ओके, 64, 65 तक, 60 से एक मिनट बताता हूँ। हाँ, 66 तक कंप्लीट करने हैं। बिल्कुल वही कैपेसिटेंस वाले और सीरीज, बस एक फर्क है छोटा सा। क्या फर्क है? जब सीरीज में लगे होते हैं वही टेंथ वाला ही कंसेप्ट है, R1, R2, R3। तो रेजिस्टेंस क्या होती है इसकी? R1 प्लस R2 प्लस R3 होती है। और अगर पैरेलल में लगा हो तो हमारे पास 1/R1, पता ही होगा ये, तो इतना तो आपने टेंथ में करा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, हमने कैपेसिटेंस में करा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। फर्स्ट 65 कल डाउट क्लास ही होगी, बस डाउट्स ही करने हैं कल सारे। और भी दूंगा क्वेश्चन आज, कल डाउट्स ही डाउट्स होने चाहिए तुम्हारे पास। ओके, समझ आ गई बात। चलो आगे चलते हैं, आज अच्छे से बैठ के कंप्लीट करना है ये सारे क्वेश्चंस। बड़े बढ़िया सवाल है, मतलब ऑलमोस्ट हमने सारे करे हुए हैं सीरीज में, और मतलब कैपेसिटेंस में करे हुए हैं। सी आज का हमारा जो मेजर टॉपिक है ना बेटा, वो टॉपिक सेल्स के ऊपर है। ठीक है, सेल्स के ऊपर टॉपिक है। टॉपिक का नाम है, पहले बात करते हैं फिर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक का नाम है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। पहले से आप बेसिक समझना इसका, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का बेसिक्स क्या है, ध्यान से समझना, बड़ी अच्छी बात है। देख, मैं ना लैब में आपको बोलता हूं कि एक मेरे पास सेल है, मुझे पता है ये 3 वोल्ट का सेल है।
ठीक है, सेल क्या होता है मैं बताता हूं, 2 मिनट। मैं आपको ये बोलता हूं सिया, वोल्ट मीटर की हेल्प से ना बेटा पता करो। वोल्ट मीटर बहुत ही अच्छा वोल्ट मीटर है। इसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट इन्फिनिटी है। वेरी वेरी लार्ज, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी रेजिस्टेंस है। बहुत बढ़िया। मतलब वोल्ट मीटर है ये। आप मतलब इन्फिनिटी का मतलब ये समझ सकते हो, आपके आइडियल के आसपास का वोल्ट मीटर है। ठीक है, बिल्कुल इन्फिनिटी नहीं है, बट बहुत लार्ज रेजिस्टेंस है, ऐसे कह सकते हो। तो मैं जब आपको बोलता हूं ना कि सिया इसकी वोल्टेज कैलकुलेट करो, तो आप मुझे बताती हो कि सर ये 2.9 वोल्ट आ रही है वोल्टेज। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि वाई इट इज लिटिल लेस। ये तो 3 वोल्ट का सेल था, वाई इट इज 2.9, और सेल भी बिल्कुल नया है, फ्रेश फ्रेश सेल है। चलो फ्रेश नहीं कहते, चलो थोड़ा सा पुराना है। फ्रेश नहीं है, थोड़ा सा पुराना है, पर यूज्ड नहीं है। ठीक है, अब ये कहानी कहां से शुरू होगी इसको समझने की कोशिश करना। वोल्ट मीटर की बजाय अगर मैं सेल से के अक्रॉस रेजिस्टेंस लगा दूं और फिर वोल्टेज कैलकुलेट करूं, तब भी अप्रोक्सीमेट 2.9 वोल्ट के आसपास आ रहा है। वोल्टेज कैलकुलेट करता हूं, 2.9 वोल्ट के आसपास आ रहा है। ठीक है, समझ आ गई बात। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाई इट इज लिटिल लेस। इसका आंसर आपको अब मिलेगा जब हम करने जा रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये टॉपिक पहले कभी नहीं आया, हमने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में, अब पहली बार आया। अब आगे ज्यादातर क्वेश्चन में आपको ये कंसेप्ट मिलेगा। क्या कंसेप्ट है सिया? अब कंसेप्ट यहां से शुरू होता है कि हमारे पास एक बेसिकली सेल होता क्या है। सेल होता क्या है, पहले तो सेल का समझना जरूरी है। देखो सेल क्या होता है सिया, सेल में ना 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक है, और सेल के अंदर क्या होता है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया हुआ है। एक टर्मिनल सेल का पॉजिटिव होता है, एक टर्मिनल सेल का नेगेटिव होता है। जब हम बाहर से कोई रेजिस्टेंस या कोई बल्ब लगाते हैं, मान लो बल्ब, बल्ब का मतलब ही तो रेजिस्टेंस ही हो गया, लगाते हैं, तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स भेजता है। और पॉजिटिव चार्ज कर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, और हम कहते हैं करंट आ गया सर्किट में। ये जो इलेक्ट्रोड है, जो नेगेटिव चार्ज दे रही है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन जिसको बोलते हो आप, ये क्या हो रहा है इसके साथ कि ये अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है। इस पे नेगेटिव चार्ज था, तुझे पता है, एक एक प्लेट नेगेटिव चार्ज की होती है और एक प्लेट क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज की होती है। ये अपना नेगेटिव लॉस हो रहा है, इसके इसका नेगेटिव लॉस हो रहा है। और क्योंकि ये सारा नेगेटिव इधर ही क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव था वो भी पॉजिटिव का भी लॉस ही हो रहा है। क्योंकि जब नेगेटिव इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव खत्म कर देगा वो। तो जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव था उसका पॉजिटिव कम हो रहा है, जिस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव था उसको नेगेटिव उसका कम हो रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, सेल के पास जो एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रोड्स के पास एनर्जी थी, वो कम होने की, वो कम होना स्टार्ट कर देती है। अब फिर क्या होता है कि कम होना स्टार्ट कर देती है। अब इसके अंदर आयंस होते हैं, आपको पता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, जैसे ही यहां नेगेटिव चार्ज कम होना शुरू करता है ना, इलेक्ट्रोलाइट के आयंस जाके इसको नेगेटिव दे आते हैं और नेगेटिव दे देते हैं। और आयंस नीचे, आयंस यहां अंदर आयंस मूव करके इसको पॉजिटिव दे देते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, उधर इलेक्ट्रॉन दे आते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट बेटा सेल को, सेल के जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको एनर्जी दे रहा है। कैसे देता है एनर्जी, अपने अंदर आयंस को मूव करके। क्या ये बात समझ आई? अब सिया हो क्या रहा है यहां, क्योंकि ये अपना नेगेटिव लूज करता जा रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका, ये जो इलेक्ट्रोड है ये अपना नेगेटिव लूज करता जा रहा है, और पॉजिटिव अपना पॉजिटिव लूज करता जा रहा है। तो अंदर से आयंस मूवमेंट ऑफ द आयन शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट में, कि भाई पहुंचाओ, नेगेटिव कम हो गया, नेगेटिव पहुंचाओ, पॉजिटिव कम हो गया, पॉजिटिव पहुंचाओ वहां पे। तो सिया इसके अंदर जब आयंस मूव करते हैं ना, तो सेल अपने अंदर काम कर रहा है। इलेक्ट्रोलाइट के आयंस को मूव कराने के लिए सेल अपने अंदर काम कर रहा है।
अब सेल टोटल काम कितना करना चाहता था? सेल कितना काम करना कर सकता है टोटल? 3 वोल्ट का काम कर सकता है सेल। बट जब उसने बाहर इलेक्ट जब जब उसने करंट दिया बाहर, करंट जब बाहर भेजा, तो अंदर अपने आयंस भी तो मूव कराने पड़ेंगे उसको। तो यहां 0.1 वोल्ट सेल ने अपने अंदर ही काम कर दिया सिया। अंदर काम कर दिया का मतलब अब काम हमेशा रेजिस्टेंस पे होता है, पोटेंशियल ड्रॉप तो रेजिस्टेंस पे आता है। तो हम ये बोलते हैं कि जो वो वर्क डन हो गया सेल का अपने अंदर, वो अंदर सेल के अंदर कोई रेजिस्टेंस है उसके ऊपर हो गया, क्योंकि आयंस कौन सा ऐसे फ्रीली मूव करेंगे, थोड़ी बहुत उनको भी हिंड्रेंस होगी। ये जो वर्क डन इनसाइड द सेल हुआ है, इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। क्या तुझे बात समझ आई? हम्म। समझा? जो ये रिमेनिंग एनर्जी जो लॉस्ट हुई है, वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट थे उसने अपने आयन से सर्किट को कंप्लीट करा, जो सेल का सर्किट था। तो इसके सेल के लिए सर ना, ना मैंने वर्ड ही नहीं यूज करा सेल के सर्किट को कंप्लीट करा, मैंने वर्ड यूज ही नहीं करा ये। अपने आप से नहीं बनाने हैं वर्ड, सर्किट को कंप्लीट नहीं करा है उसने। एड किया है, बेसिकली हेल्प की है, एनर्जी पहुंचाई है। अब कैपेसिटर और सेल में क्या फर्क होता है सिया? कैपेसिटर और सेल में यही फर्क होता है। कैपेसिटर के अक्रॉस अगर तू बल्ब लगाएगी ना तो बिल्कुल जगेगा वो, लेकिन थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज कैपेसिटर को अगर आपने बाहर से कोई वोल्टेज नहीं दी हुई, ऐसे ही रखा हुआ है कैपेसिटर, तो वो एक बार एनर्जी देगा। जो इसका नेगेटिव, सारा नेगेटिव इधर चला गया, तो खत्म हो गया, कैपेसिटर की एनर्जी डन हो गई। इलेक्ट सेल लगातार एनर्जी देता रहता है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट पहुंचाता रहता है आयंस। थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाता है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो हम कहते हैं सेल डेड हो गया। जो आयंस की मूवमेंट करवाई है ना सेल ने, द वर्क डन बाय द सेल इन इनसाइड ऑफ द सेल इन गिविंग करंट आउटसाइड। अगर सिया बाहर कोई करंट ना देना हो सेल को, क्या आयंस अंदर मूव करेंगे? कोई आयंस नहीं मूव करेंगे अंदर, क्योंकि बाहर वो करंट भेज ही नहीं रहा, कोई वर्क डन कर ही नहीं रहा बाहर, तो अंदर आयंस क्यों मूव कराएगा? यानी एक बात और आपको पता लगी कि अगर सेल ने बाहर करंट भेजना है, तब उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो कम हो जाएगी। अगर सेल ने बाहर करंट नहीं भेजना है, तो टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज उतनी ही रहेगी। क्या ये बात समझ आई? अब फिर से बात करते हैं। अब बात करने जा रहे हैं हम दो फैक्टर्स की। ईएमएफ क्या होती है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ध्यान से सुनना। जब सेल, जब करंट में से, सॉरी, जब सेल में से कोई भी करंट ड्रॉ ना किया जाए बाहर, उस टाइम पे जो वोल्टेज होगी सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस, वो वोल्ट, क्योंकि अब सेल अंदर काम कर नहीं रहा है अपने, क्योंकि वो करंट भेज ही नहीं रहा बाहर, जो वो वोल्टेज है सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस उस टाइम पे, उस वोल्टेज को क्या कहते हैं हम? ईएमएफ। मतलब ईएमएफ इज टर्मिनल, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल when no current is drawn from the cell। ठीक है? when no current is drawn from the cell। एंड व्हाट इज टर्मिनल, व्हाट इज टीपीडी? टीपीडी ये ऐसी है, जब सेल, जब जब करंट के टर्मिनल से बेटा हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे सेल ड्रॉ करते हैं, सर्किट कंप्लीट है, करंट ड्रॉ हो रहा है, उस टाइम पे अगर आप इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस देखोगे वोल्टेज, इधर ऐसे देखने पर चाहिए, ऐसे टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज देखोगे आप वोल्ट मीटर लगा के,
तो ये कम आएगी वोल्टेज। तो इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो व्हाट इज टीपीडी? टीपीडी इज द potential difference between the terminals of the cell when current is drawn from the cell। पहले बताओ, ये बात समझ आ गई आपको? एकदम आ गई दोनों? दोनों में से ज्यादा कौन होता है? ईएमएफ। ईएमएफ ज्यादा होती है। चलो और डीपली पढ़ते हैं हम बात। अब क्या कर रहे हैं सिया हम? ये मेरे पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, मेरे पास एक सेल है, सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है। ठीक है। ईएमएफ सेल की ई है, और जैसे ही मैं की को प्रेस करता हूं, की ऑन करता हूं, करंट फ्लो करने लग जाता है आई। ठीक है। अगर मैं तुझे कहूं टोटल करंट कितना होगा, तो तू कहेगी बेटा टोटल ईएमएफ ओवर टोटल रेजिस्टेंस। अच्छा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैंने वोल्टेज लगाई हुई है। अब थोड़ा सा मेरी बात को समझना। मान ले मैं ये साफ कर दूंगा, मैं दोबारा लिखूंगा नहीं ये चीज अभी मैं, क्योंकि मैंने डेरिवेशन करनी है, सिर्फ मैथमेटिकली समझा रहा हूं तुझे। मान ले तेरा सेल 3 वोल्ट का है बेटा, तो जब वो करंट बाहर देगा तो अपनी रेजिस्टेंस के क्रॉस उसको वर्क डन करना पड़ेगा। मान ले 0.2 वोल्ट उसने अपने अंदर वर्क डन कर दिया, बचा कितना? 2.8 वोल्ट। 2.8 वोल्ट बेटा वो बाहर करेगा, बाहर वाली वोल्टेज पे करेगा। अगर ये बाहर वोल्टेज पे करेगा तो ये वोल्ट मीटर 2.8 वोल्ट कैलकुलेट करेगा बेटा। 2.8 वोल्ट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। 3 इज ईएमएफ ऑफ द सेल। क्या ये बात समझ आ गई आपको? परफेक्टली आ गई है बात? अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। मतलब जो वोल्टेज बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे आ रही है वो ईएमएफ नहीं है, वो क्या है? टीपीडी। ओके, तो शुरू करते हैं। आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ ई है बेटा, टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस स्मॉल आर है। तो टोटल ईएमएफ को आप लिख सकते हो आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ये इधर ले गया। ठीक है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, ये वोल्टेज ड्रॉप कहां आएगा? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस, यहां आएगा V इज इक्वल टू आई आर। तो ये E लिख दिया मैंने इसको, ये ईएमएफ हो गई, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इसको V लिख दिया, प्लस आई आर लिख दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। तेरी बात भी सही हो गई है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम आया है किससे? ईएमएफ से। ठीक है। अच्छा, अच्छा एक बात और सुन ले, इधर ही बता रहा हूं, यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान ले बेटा तेरे पास यहां सेल है। क्या है? सेल है। ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। मैंने क्या किया सिया, मैंने सेल को चार्ज करना शुरू कर दिया। ये क्या करना शुरू कर दिया मैंने? चार्जिंग शुरू कर दी। पहले क्या कर रहा था? सेल करंट दे रहा था। अब मैं सेल को करंट दे रहा हूं, किसकी हेल्प से? ये मैंने इतनी बड़ी बैटरी लगा दी यहां पे। अब करंट सेल में फेड कर रहा हूं मैं अंदर। तो जो करंट है ना उसने दो जगह वर्क डन किया। एक तो सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस वर्क डन किया चार्ज करने में, एक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वहां पे भी उसने वर्क डन किया आयंस को मूव कराने में। पहले सेल कर रहा था अपने अंदर वर्क डन, अब कौन कर रहा है वर्क डन? बैटरी सेल पे वर्क डन कर रही है। तो दो जगह वर्क डन कर गई। अब अगर तू यहां पे वोल्ट मीटर लगाएगी ना बेटा,
तो वो वोल्ट मीटर मेजर करेगा ई सेल पे काम किया, आई आर सेल के अंदर काम किया। अब तेरा टीपीडी, टीपीडी जो है वो बड़ी हो गई किससे? ईएमएफ से। यानी ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द सेल टीपीडी इज मोर देन ईएमएफ, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल ईएमएफ इज मोर देन टीपीडी। क्या ये बात समझ आई? जैसे मान ले मम्मी पापा ने बच्चों को पैसे दिए, बच्चों ने काम किया, ठीक है। अब मम्मी पापा ने बच्चों पे काम करना है, तो बच्चों ने जो काम किया उसके भी पैसे दिए और बच्चों को भी पैसे दिए, तो ज्यादा वर्क डन हो गया, कहने का मतलब। ठीक है, समझ आ गई बात? ये बड़े ध्यान से समझना। अब तुझे पता लग गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा कब होता है? चार्जिंग के टाइम पे, और डिस्चार्जिंग के टाइम पे ये है। ओके, अब आगे चलते हैं, फिर से चलते हैं। देखो, अब यहां से हमने लिखा V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और V को हम लिख सकते हैं आई आर इज इक्वल टू ई माइनस, अच्छा इस I की V इज इक्वल टू आई आर है, तो I इज इक्वल टू V ओवर R लिख सकते हैं यहां पे। ठीक है, दूसरे तरीके से कराता हूं, एक मिनट। इसको लिख ले बेटा तू ऐसे, आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी, सो स्मॉल r इज इक्वल टू ई माइनस वी ओवर आई। सो ई माइनस वी ओवर आई की वैल्यू v अपॉन आर है, तो v नीचे आ जाएगा, v अपॉन आर था वो r ऊपर चला गया, तो आपके पास स्मॉल r की वैल्यू आ गई e ओवर v माइनस वन इंटू आर। मतलब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, e ओवर v माइनस v ओवर v इंटू आर। वी ओवर वी वन हो गया। ये क्या बना दिया मैंने? ये मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सब में रिलेशन बना दिया। ठीक है, अगर आपको पेपर में आ जाए रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये डेरिवेशन यहां से शुरू हो रही है, ऊपर से, यहां से चलते 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 यहां तक। ठीक है, पता लग गया बेटा? यहां से शुरू हो रहा है बेसिकली, ऊपर तो मैंने समझाया समझाया था, ये यहां से शुरू हो रहा है। ऊपर तो बेसिक बेसिक था, वो कुछ ज्यादा नहीं था। ठीक है, यहां से शुरू हो रहा है ये। अच्छा जी, और सुनो, अब इंटरनल रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स हैव डिफरेंट रेजिस्टेंस। It is directly proportional to concentration of electrolyte, more the internal resistance. It is directly proportional to distance between the electrodes. अगर इलेक्ट्रॉड्स के डिस्टेंस को बढ़ाओगे इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगी, कम करोगे इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगी। इट वेरीज इनवर्सली एज कॉमन एरिया। कॉमन एरिया का मतलब, मान लो ये इलेक्ट्रोलाइट है आपका, ठीक है, एरिया कॉमन है, अब आपने ऐसे कर दिया, एक बाहर निकाल दिया, तो कॉमन एरिया कम हो जाएगा ना, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। एक इलेक्ट्रोलाइट अगर बाहर निकाल दोगे तो कॉमन एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये हमारे पास इस तरह से दो हमारे पास सेल हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट है, एक में आपने इस तरह से बराबर डाल रखा है, कॉमन एरिया बिल्कुल इक्वल है। एक में आपने एक ज्यादा डाला हुआ है, एक आपने कम डाला हुआ है। अब यहाँ कॉमन एरिया कम है, तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगी, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स आपके याद कर लेंगे। ओके जी, बस आज इतना ही करेंगे।